इतिहास, मेरे पैदा होने के 4 साल पहले से वो पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा। वो भी जब पढ़ाते हैं तो अपने स्लाइड में अपना पीपीटी खोल लेते हैं। पीपीटी मतलब होता है उनकी खुद की नोट्स, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा ना हो कि आप लोगों से वो मिस हो जाए, मैं पूरी जानकारी आपके पास जाए। और जब आदमी ये सामने अब जैसे लिखा हुआ है, मान लो ये वाला पॉइंट में क्या कर गया, मिस कर गया, तुम लोग को बताने में मिस कर गया। ऐसा नहीं कि ये मुझे पॉइंट पता नहीं है, ये होता क्या है कि उस टाइम पे जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे दिमाग में चढ़ाने, लेकिन अगर इसको मैंने यहाँ पे देख लिया तो मुझे याद आ जाएगा, तो मैं इसके बारे में भी आपको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। पीपीटी का ये फायदा होता है। और वो पीपीटी का कोई अर्थ नहीं जहाँ पे एक टीचर खड़ा होकर के उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के और तुमको बता रहा है हाँ ये देखो, जैसे मैं अब पढ़ाना शुरू करूँ तो बोलूँ कुछ तो दुनिया का पतन तथा नए मार्गों की खोज, अब मैं बोल के क्या निकल जाऊँ, आगे निकल जाऊँ, समझ रहे हो ना। इससे कोई मतलब फिर नहीं है। मतलब सिर्फ पीपीटी का मतलब ये होता है कि अब ये चीज़ लिखा हुआ है कुछ तो दुनिया का पतन और नए मार्गों के क्या हुई, खोज हुई। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे कुछ तो दुनिया का पतन हुआ, क्या क्या कारण थे उसके पतन होने के पीछे और क्यों पतन हो गया, उसके बाद फिर नए मार्ग आखिर कैसे खोजे गए, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ तब तो चीज़ें सही है। फिर अगर बताया जाए कि नौ परिवहन गतिविधियों में तकनीकी विकास, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया हुआ, याद करो, कार्टेज वो क्या बोलते हैं, कंपास वगैरह का इजाद हुआ था, नई नई तकनीकी आ गई थी, है ना, तो यात्रा करने में उनको समस्या नहीं आई थी, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी वहाँ पे। तो ये महत्वाकांक्षी राज्यों की भूमिका, यहाँ पे मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें हो, जब तक राज्य नहीं चाहेगा, जब तक हमारा देश नहीं चाहेगा कि हम कुछ नई चीज़ें करें, क्या आप करेंगे, नहीं करेंगे। तो हेनरी कौन था, एक शासक था ना, हेनरी एक शासक था, तो हेनरी ने बोला ना कि यार अब हमको ज़रूरत है क्योंकि हमको व्यापार करना, हमारी जनता इस तरह विद्रोही हो जाएगी, तो एक काम करो कि आप लोग नए मार्गों की खोज करो। तो महत्वाकांक्षा थी राजाओं की, महत्वाकांक्षा कैसी कि राजा चाहते थे कि उनका वर्चस्व देश विश्व में हो और साथ ही साथ उनकी देश की जनता उनके खिलाफ न चली जाए, क्योंकि जहाँ पे खाने का नहीं होगा तो लोग क्या बने, विद्रोही हो जाएंगे ना। तो खाने की व्यवस्था को पूरी की जाए, जिस चीज़ की कमी उसको पूरी की जाए, तो ये तभी पूरी हो पाएगी जब राजा चाहेगा, समझ रहे हो ना। तो ये कंडीशन हो गई। धर्म सुधार आंदोलन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि ये बहुत लंबा पड़ जाता है। उस क्लासरूम में बताया था, वैसे ऑनलाइन में नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे होंगे पुनर्जागरण, तो वो पूरा धर्म सुधार से ही संबंधित है। आपने रेनासा है वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट, तो वहाँ पे पूरा धर्म सुधार आंदोलन ही वहाँ से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ से हटा दिया था। तो ये जो तुम्हारा है कि जो 18वीं सदी का भारत महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो और उसका विकास जो लिखा हुआ है 18वीं सदी का, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो घटनाएं वहाँ पे घट रही थी, इसी से रिलेटेड चीज़ें बन के सामने आ रही थी, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, अच्छा ठीक है। तो देखो अब अगला पॉइंट हम लोगों ने जो हमने डिस्कशन कर लिया, फिर पहले एक बार देख लेते हैं, जो हमारा नया टॉपिक आएगा वहां से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे यूरोप में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से थे, उस टाइम पे यूरोप में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे थे। तो सबसे पहला परिवर्तन जो पीछे लिखा हुआ है वही एक तरह से क्या है, एक्सप्लेन किया गया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला परिवर्तन क्या हो रहा था यूरोप में, आप लोग बताइए, बताइए, आप लोग को बताया गया है ना कि यूरोप में परिवर्तन हो रहे, तो आखिर क्या क्या हो रहे थे, बताइए। नहीं पता, अरे जो अभी पीछे जस्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ये क्या है, ये एक तरह से यूरोप में होने वाला परिवर्तन ही तो है। नई नई सेनाएं, नई नई राज्यों का उद्भव हो रहा है वहाँ पे। देखो सबसे पहले यूरोप में संबंध, ये तो सब पुराना है, ये वो जो मैं आपको रूट बताया था सिल्क रूट वगैरह की, भारत का ये यूरोप, भारत और यूरोप का संबंध बहुत प्राचीन है, पुराना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि जब सिकंदर के पहले भी चले जाओ तो हड़प्पा सभ्यता काल से ही भारत का संबंध वहाँ से था। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागरीय लोग सबसे ज़्यादा अपने हड़प्पा सभ्यता में पाए गए थे कि नहीं पाए गए थे। उसके बाद फिर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि भाई बाद में यूरोपीय लोग हमारे यहाँ आते हैं, जैसे सिकंदर होगा, साइरस द्वितीय हो गया, ये सब पहले ही आ जाते हैं, है ना। यूरोपीय आक्रमण, यूनानी आक्रमण हमारे यहाँ होता है और बीच में ऐसे बहुत से यूरोपीय लोग आते रहते हैं। तो ये पहली लाइन आपको यही बोल रहा है ना कि भारत का और यूरोप का संबंध क्या था, बहुत पुराना था। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोमन साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य या रोमन साम्राज्य जो था, ये वाली कंडीशन थी कि भाई वहां से उनका व्यापार चल रहा था, एक व्यापारी नेटवर्क कायम रहा था। यही नहीं, सिकंदर के आक्रमण के बाद से ही यूरोप में भारत के बीच मार्ग खुल गए थे। लेकिन इससे पहले भी अगर आप नोटिस करो तो जो मैंने मेडिटेरियन सी वाला बताया था, जो भूमध्य सागर वाला बताया था, आपको याद है कि नहीं याद है,
भूमध्य सागरी होता है। भूमध्य सागरी जो लोग हैं, कैसे लोग? भूमध्य सागरी लोग। और भूमध्य सागरी लोग सबसे ज्यादा कहां पाए गए थे? याद है कि नहीं याद है? अपनी हड़प्पा सभ्यता में, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो थी वहां पे जब ये रिसर्च हुआ, ये निकला कि वहां पे सबसे ज्यादा किस प्रजाति, देखो वहां पे बहुत सी प्रजाति के लोग, निग्रोटो से लेकर के एस्ट्रॉइड से लेकर के और भूमध्य सागरी लोग भी पाए गए। जब आपको मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो भूमध्य सागर है कहां पे? मैप याद होगा कि नहीं आपको? मैप याद है ना। तो वहीं से लगा हुआ यूरोप से, तो हमारा संबंध तो बहुत पुराना था। तो पहला पॉइंट क्या है? यूरोप में होने वाले परिवर्तन क्या है, ये तो लिखा हुआ है। सबसे पहले तुम्हारा प्राचीन ये सारी चीजें थी, लेकिन परिवर्तन कब होगा? जब ये ऑटोमन तुर्क जो थे, ऑटोमन साम्राज्य जो था, इसने क्या किया? कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। ये कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1453 में। और जब 1453 में अधिकार कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा? तब रूट ब्लॉक हो जाएगा। और जब रूट ब्लॉक हो जाएगा भाई तो सारी चीजें बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, तुमको जरूरत पड़ेगी नई नई चीजों की, जो बात है। फिर तीसरा पॉइंट आपका यही है कि पुनर्जागरण के कारण यूरोप में तार्किक भावना का विकास हुआ। धर्म सुधार आंदोलन को ही पुनर्जागरण बोला गया। पुनर्जागरण का सीधा सीधा अर्थ होता है फिर से जी उठना या जीवित हो उठना, समझ लो। फिर से जीवित हो उठना, पुनर्जागरण, फिर से जागना, आप ये बोल सकते हो, समझ रहे हो। इसका मतलब ये कि वहां पे जो पुनर्जागरण हुआ वो मेन पुनर्जागरण था धर्म में। जो अंधविश्वास था उनको हटा करके नई तार्किक भावना का विकास करना। एक चीज हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति धर्म से बंधा हुआ है, मैं लिखित देता हूं, उसके अंदर तार्किक भावनाओं का विकास बहुत कम होता है। ये बिल्कुल नहीं है कि तार्किक भावना का विकास उसके अंदर नहीं होता है, कम होता है। रेशनलिटी आती है किसी भी चीज को एक तर्क के तराजू पे तौलना कि भाई आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, कुछ चीजें हैं कि नहीं है इसके पीछे। भगवान है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ये घटना घट गई तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ये तार्किकता होती है। देखो आप धर्म मानिए, मना नहीं है। आप हिंदू धर्म से हैं, आप ईसाई धर्म से, आप मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से हैं, आप जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहता है आप अपने धर्म को फॉलो करिए। बात यहाँ पे एक चीज की आती है, कि धर्म मानना दूसरी चीज है, याद रखना हमेशा। लेकिन धर्म में एकदम से किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना दूसरी चीज को, तो वो रूढ़िवादिता होती है ना। आपसे बोल दिया गया कि अगर आप अंधे होकर चलेंगे, आप पट्टी बांध के चलेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा आंख में, तो ये कहां से, ये रैशनैलिटी है क्या? बताओ, ऐसी बात है? नहीं है ना। ये चीज मेन ये बताया जा रहा है कि अब आपको पता होना चाहिए कि नहीं हम आंख बंद करके चलेंगे तो हो सकता है कि आए गड्ढे है उसमें हम गिर के हमारी डेथ भी हो सकती है, सही स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए यहां पे बोला गया कि जब पुनर्जागरण के कारण यूरोप में क्या हुआ? तार्किक भावना का क्या हुआ? विकास हुआ। जैसे धर्म के अंधविश्वास को चुनौती देना और समुद्री मार्ग पर नई जहाजों को यूरोप में परिवर्तन के कारण बना। अब देखो पहले ये मानना था लोग समुद्री यात्रा ही नहीं करते थे। ये चीज मैंने बताई थी आप भाई, डर उनको रहता था कि यार समुद्र पता नहीं इतनी विशाल जगह, लोग कभी उसमें उतरे नहीं थे, और जब जाएं तो देखे कि यार ऐसा ना हो कि गए कभी वापस ही ना आए। एक परिवार नहीं चाहता था कि उनका कोई बच्चा या कोई भी उनका जाए वहां से फिर वापस ना आए, तो उसको अंधविश्वास से जोड़ दिया गया कि अगर आप समुद्र में जाओगे तो हिडिंबा मिलेगी और वही तुमको खा डालेगी। अरे जो भी मतलब ये हिडिंबा रिप्रेजेंट कर रही है एक राक्षसी को। राक्षस भी होते हैं, ये मत सोचना कि सब राक्षसी होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ये था कि अगर आप समुद्र की यात्राओं पे जाओगे तो आप फिर वापस आपको नहीं आना है, और तो फिर कौन चाहेगा कि भैया हम जाएं फिर वापस ही ना आए। तो इसलिए ये अंधविश्वास था ना। तो जब पुनर्जागरण आया तो बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप जाओ, यात्रा करो, हर एक चीज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कि बल्कि आपके अंदर आप विकास करेंगे खुद का। तो इन अंधविश्वासों को चुनौती मिली कब? जब धर्म से रिलेटेड चीजों को बाहर छोड़ दिया गया। जब तक आप धार्मिक रूप से जुड़े रहेंगे। अब एक चीज देखो, ऋषि सुनक अभी क्या बने हुए हैं? कहां के? यूके के बोला करो, ब्रिटेन मत बोला करो। यूके के, यूनाइटेड किंगडम के कौन बने हैं? ब्रिटेन, वो ऋषि सुनक बने हैं प्रधानमंत्री, पीएम बने हुए हैं। अब उनका धर्म अगर पूछा जाए तो वो अपना धर्म कौन सा बोलेंगे बताओ? भाई वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर रैशनैलिटी नाम की चीज नहीं होगी? आप जिस तरह का हिंदू धर्म यहां पे फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है कि उस तरह वो वहां पे फॉलो कर रहे होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं ना।
ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि भैया वो हिंदू है, क्या नाम है, हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, वहां प्रधानमंत्री है। भैया वहां का प्रधानमंत्री वो बना ही इसलिए क्योंकि वहां पे ही जन्मा, वहां पे वो खाया पिया, वहां की देश को मान रहा है, वहां की उसकी नागरिकता है हर एक तरह से। वो आपके लिए कुछ स्पेशल करने वाला नहीं। आप इस चीज पे खुशी हो सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू धर्म को मानने वाला है और साथ ही साथ उसका मूल उद्भव जो उसके दादा ओदा थे वो भारत के रहे थे पहले, और आज वो प्रधानमंत्री के पद पे, तो एक वो हो सकता है आपको खुशी। बस अब ये ना सोचिए कि प्रधानमंत्री बन गए तो अब बस हो गया, अब यूरोप बना देंगे भारत को भी, कि कुछ लोग यही सोच के चल रहे हैं। ये बिल्कुल, वो अपने देश के लिए काम करेगा क्योंकि कहाँ का प्रधानमंत्री है, अपने देश का, और वहां वो पैदा हुआ, वहां की उसकी नागरिकता है, वहां पे उसका हर एक चीज चल रहा है पूरा। समझ रहे हो ना बात को? कुछ लोग इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन वो धर्म जो फॉलो कर रहे हैं वो एकदम रैशनल धर्म है। वहां पे वो तार्किकता को सोच के तब फॉलो कर रहे हैं। अब आप वो जबरदस्ती क्या वो 9 दिन का व्रत रहेंगे, वो शिवरात्रि व्रत रहेंगे, हाँ वो सावन में 1 महीना पूरा टाइम में गंवाएंगे, ऐसा करेंगे क्या? वो नहीं, वो बोलेंगे हाँ भगवान है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे ये भगवान है, इनकी वजह से हमारी सारी चीज़ें चल रही, सारी कहानियाँ हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ को। सबसे ऊपर गॉड है, वो गॉड कौन है? आप किसी को भी मान सकते हैं, देवी को लेकर के देवता को एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी, लेकिन अपनी तार्किकता को मत गवाइए धर्म के पीछे, सीधा सीधा, ठीक है? तो यही चीज़ इन्होंने किया और जिससे क्या हुआ, इनमें विकास हुआ, अपने आप को इन्होंने आगे लाया। फिर ये वैज्ञानिक सोच वाली जो कहानी है, जब पुनर्जागरण हुआ, जब धर्म से आप दूर हट जाएंगे तब आप साइंस की तरफ जाएंगे, नई खोजों की तरफ जाएंगे, नई आविष्कारों की तरफ जाएंगे। तो आप देखोगे तो कंपास का आविष्कार होगा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होगा, कार्टोग्राफी, कंपास, ये सारी चीजें क्या है? कंपास ऐसा जो आपको रूट, दिशा बताएगा कि आप जब समुद्र में यात्रा कर रहे हैं तो आपको दिशा बताएगा कि नॉर्थ कौन सा, साउथ कौन सा है, ये सारी दिशा आपको बताएगा, ठीक है? तो अब आपको आसानी होगी कि हमको जाना किधर है, हम किधर जा रहे हैं। कार्टोग्राफी एक तरह से मैप हो गया, मैप की व्यवस्था हो जाएगी आपके पास। प्रिंटिंग के प्रेस वगैरह जो आएगी तो अब नई नई बुकें, अब लोग अपना अभी तक विचार को क्या कर रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, ऐसे फैला रहे थे, वो ताड़पत्री होती थी उसमें लिख के ऐसे फैला रहे थे। अब प्रिंटिंग प्रेस आएगा तो आप कागज का आविष्कार भी हो चुका होगा चीन में उस टाइम तक, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस से चीजें जल्दी जल्दी छापनी शुरू होगी और लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचनी शुरू होगी, लोगों में पढ़ने में आसानी आएगी, लोग अपने विचार को जल्दी जल्दी क्या कर सकेंगे, फैला सकेंगे। और विचार बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। या एक चीज याद रखना, आज जो भी कुछ है विचार ही है। आप जो सोच रहे हैं वो आपका विचार है, सब कुछ विचार है, सब खत्म हो जाएगा लेकिन कभी विचार नहीं खत्म होंगे। जब आपको पढ़ा जाएगा, अगर आप कभी इतिहास बन जाएंगे तो आपकी ये सभ्यता तो पढ़ी जाएगी कि थोड़ा बहुत कैसा घर था कैसा नहीं था, लेकिन मेन होगा आपका विचार कि इस सभ्यता में रहने वाले लोग, उनके विचार कैसे थे, स्त्रियों के प्रति उनका विचार कैसा था ना, शूद्रों के प्रति उनका विचार कैसा था, जातियों के प्रति उनका विचार कैसा था, दूसरे धर्मों के प्रति उनका विचार कैसा था। मेन आप क्या पढ़ेंगे, विचार पढ़ेंगे। कभी भी विचार आपके खत्म नहीं होते, और विचार ही क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं समाज के अंदर, ठीक है? तो ये क्या होगा, वैज्ञानिक सोच जो आएगी, तो वैज्ञानिक सोच आपको धर्म से दूर ले जाएगी और नई नई चीजों को करने के लिए उत्साहित करेगी। इसलिए यूरोप आगे आ गया। ये जो कुछ कारण घटनाएं घटी, इसकी घटनाओं के कारण यूरोप अपने आप को आगे ला सका। समझ रहे हो ना? समझ में आ रही कि नहीं बातें? हाँ, इस चीज को याद रखना। अब आगे देखो, ये जो हमने डिस्कशन किया हुआ था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था और कौन कौन सी कंपनियां थे, ये वो बस ऐसे ही बना दिया गया है। ये ब्रिटिश कालीन टाइम का, देख लो, ये हमारी स्थिति है। हमारी क्या, जहां जहां ये गए, ये आपको ब्लैक मैन दिख रहे होंगे एक तरह से अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक ना? जहां जहां ये गए वहां पे इन्होंने कहानी ऐसी बनाई कि खुद बन गए राजा और दूसरे को रंक बना के चले आए, ठीक ना? इसीलिए बोला जाता है उपनिवेश बहुत गंदी चीज है। उपनिवेश लोगों को खोखला कर देती है, जिसका उन्होंने उपनिवेश बनाया हुआ है, क्योंकि वहां की जितनी भी आर्थिक चीजें होती हैं और सांस्कृतिक चीजें होती हैं उसको मैनिपुलेट कर देते हैं ये लोग। मैनिपुलेट का मतलब समझ रहे हो ना, कि अपने अनुसार ढाल लेते हैं, और वो बेचारे सांस्कृतिक चीजें अपने अनुसार ढाल लेंगे और आर्थिक चीजों का दोहन कर लेंगे, जो रिसोर्सेज है उसको सक कर लेंगे। अब बचेगा क्या वहां पे? कुछ नहीं। और उनकी जो सांस्कृतिक चीजें थी उसमें बदलाव ला देंगे, तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था जहां पे वो सारी चीजें होती थी, ठीक है? ये तो देखो, ये रहा, ये चीज हमने डिस्कशन किया था। यहां पे आपको पता होगा 1498, याद है ना? फिर 1500 में केब्राल आता है,
केब्राल आता है एक दल लेकर के 1500 में, उससे कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे हमने 1502 देखा था, फिर ना याद है ना वास्को डी गामा पुनः आता है, फिर 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये सब हम डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है ना। उससे मतलब ये, और डच आपको पता ही है 1605 में, 1608 में, 1616 में और 1664 में आती है। एक इसमें नहीं लिखा हुआ है, स्वीडिश कंपनी जिसका नाम था ना, हाँ स्वीडन, और वो आती है 1731 में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा, इस पर तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ क्योंकि एक तरह से ये अगर जो ऑनलाइन वाले भाई होंगे हमारे उनके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा 1498, ये क्या रहेगा 1605, ये क्या रहेगा, और ये बता दो, और ये ठीक है ना। ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। ये क्रम में आपसे क्वेश्चन भी ऐसे कभी कभी पूछता है, क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ, ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे पूछ ले कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे पहले किसका हुआ, तो आप क्या बताओगे, पुर्तगाली टिक मार दोगे, है ना। सबसे बाद में यहीं पे मैं लिख दूं तो यहाँ पे फ्रांसीसी आप मार दोगे, ठीक है ना। और अगर मैं यहीं पे एक चीज ये कर दूं कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना पहले में हुई लेकिन आई वो बाद में, तो आप क्या बोल दोगे, इसकी स्थापना कब हो जाती है 1600 में स्थापना, ठीक है ना, लेकिन आती कब है 1608 में, और इसकी स्थापना कब होती है 1602 में, और आती कब है 1605 में आ जाती है, ठीक है ना। तो ये घटनाएं हैं, ये क्रम आपको याद रखना। आगे चलते हैं, अब कुछ स्पेशल होगा। हाँ, ये जो कंपनियों का नाम है जो अभी हमने डिस्कशन किया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई कौन सी कंपनी कब आती है, तो पुर्तगाली 1498 में। इसके कंपनी का नाम है, याद रखो तो ठीक, नहीं याद रखो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब PDF का यही फ़ायदा होता है कि आपके सामने बातें लिखी हुई होती हैं, समझ रहे हो ना। अब इसको आप एक बार देख भी सकते हो ज़रूरत हो। तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा था एस्तादो दा इंडिया। वहीं डच जब 1605 में आती इन्होंने रखा था, अच्छा आगमन का क्रम 1667 ही होगा। ये पीछे हमने क्या बताया अभी, ये 64 में इसकी स्थापना होती है, 64 इसकी स्थापना का क्रम है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, कोई बात नहीं। हाँ आगमन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 1664 में स्थापना होती है, 67 में आगमन होता है, ये चीज होगी, ठीक है। कहाँ लिखा हो, तो वही तो बोल रहा हूं कि ये स्थापना हो जाएगा 1664, 1664 क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि यहां पे आगमन की बात हो रही है तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, ये चीज समझो। 1664 क्या होगी, स्थापना होगी, और 1667 में इनका आगमन, क्योंकि यहाँ पे आगमन का क्रम लिखा हुआ है तो ये वाला आगमन 1664, इसकी स्थापना है 1664। बाई मिस्टेक ये चीजें हो जाती है दिमाग से कभी भी, ठीक है ना। ये क्या है, स्थापना है इसकी। और उसके बाद 1605 में विरिंगदे ओस्ट इंडिसे नाम की एक कंपनी इन्होंने अपनी बनाई थी डचों ने, और ये 1608 में जब ये आती है तो ब्रिटिश कंपनी थी। इनका नाम बहुत बड़ा है इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं, EIC बोल देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको EIC बोल देते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखो चाहे ना याद रखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप याद ही रखो। ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी द इंड ओरिएंटल है, यहाँ पे हाँ ओरिएंटल है, इन्होंने ऐसा रखा हुआ था, ठीक है। ये सिर्फ एक क्रम है, याद रख लो, अच्छी बात है। बाकी प्रश्न सिर्फ यहीं पे आएगा, प्रश्न ये इतने से आएगा, समझ रहे हो। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में प्रश्न यहाँ से आएगा बस, हाँ मैचिंग में आ सकता है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, ये यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, बस हो गया, और कुछ नहीं। पॉइंट बाई पॉइंट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने कल डिस्कशन किया होता। अभी हम लोग इतना स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम ये सारी बातें डिस्कसन कर चुके हैं ना ये बातें डिस्कशन, इसलिए सिर्फ हम एक बार देख ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो पुर्तगीज कंपनी का आगमन में क्या क्या था, सबसे पहले भौगोलिक खोजों का वो, और जहाँ पे हमने हेनरी द नेविगेटर की बात की थी, इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा क्योंकि इसने ही क्या की, शुरुआत की इन सारी चीज़ों की। वही 1486 में पुर्तगाली नाविक कौन था, लुम्यूडेज या लुम्यूडियाज जिसको बोलते हैं।
अफ्रीका स्थित क्या था, उत्तमासा द्वीप, केप ऑफ गुड होप के क्या किया था, खोज निकाला था। ठीक है, फिर आगे देखोगे 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस क्या करता है, भारत के खोज के लिए निकलता है, लेकिन अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा के आरंभ किए। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। निकलता तो भारत की खोज के लिए है, लेकिन पहुंच जाता है अमेरिका। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। 1498 में क्या होता है, एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरिक्ष के रास्ते से होकर भारत पहुंचा और सीधा मार्ग बनाया, या सीधा मार्ग जो उसने रूट को फॉलो किया वही एक सीधा मार्ग बन गया। ये सारी चीजें हमने कल मैप के साथ देख लिया। तुम अभी नए हो तो तुमसे मैंने बोला था कि वीडियो कल वाला तुमको देखना चाहिए था, तुम जाके एंजॉय किए होगे, वीडियो नहीं देखी। वीडियो देख, कोई बात नहीं, तो इसको वीडियो को जाके एक बार देख लेना, तो पिछली वाली क्लास जो है वो कनेक्ट हो जाएगी इससे। ठीक है, हाँ कोई पर 86-87। देखो एक चीज तुम लोग याद रखो, तुम लोग डेट में बहुत कंफ्यूज होते हो। मेरी बात सुनो, 86 में चला था ये नहीं मतलब है 86 में, मैंने बोला 86 में आ गया, 88 में वो वापस चला जाता है, वहां पे पहुंच जाता है अपने यहाँ, कहाँ, वापस लिस्बन में। 86, 87, 88, इसमें कोई एक डेट क्लियर नहीं होती किसी चीज़ पे, हमेशा याद रखना। जो लिखा हुआ है 86 भी अगर पॉइंट में आएगा तो ठीक, कभी तुमको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 1486 फिर 87, 88, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हो ना बात को, 1486 ही था जब वहाँ से चला। कितना चला होगा तो भाई 6 महीने में पहुँचा होगा, साल भर में पहुँचा होगा, खोज कर दी, जिस टाइम पे पहुंचा वो डेट लिख दी गई, फिर वापस जब वो अपने यहाँ पहुंचा तब जाके बताएगा। तो कुछ लोग मानते कि भाई जब पहुंचा तब वो घटना हुई, उससे कोई लेना लादना नहीं आपको। समझ रहे हो ना, 1486 में उसकी खोज हुई, उसने कर दिया उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज। अब जैसे 1498, अब इसकी यात्रा थोड़ा बहुत तेज थी, ये 3 महीने के अंदर वहाँ पे पहुँचता है, कौन, वास्को डी गामा, भारत में। ठीक है, तो 1498 इसलिए इंपोर्टेंट रखते हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, भारत की खोज, भारत के रास्ते की खोज, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब वो है 1498, ठीक है ना। यहाँ पे 1486 वाली जो घटना है, इसमें हमको सिर्फ ये याद रखना है, 1486 आप याद रखो चाहे न याद रखो, कोई जरूरत नहीं है। याद आपको रखना है यहाँ पे कि उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज किसने की, तो बर्थोलोम्यू डियाज ने की। ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए भाई कि किसने भेजा था इसको, तो हेनरी द नेविगेटर ने। और एक चीज ये याद रखना है कि उत्तमासा अंतरिक्ष आखिर है कहाँ पे, केप ऑफ गुड होप है कहाँ पे, ये आपको याद रखना है। हाँ, अफ्रीका के दक्षिणी भाग जो है वहां पे स्थित है। ठीक है ना, इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने पुर्तगाली स्पेशल बात शुरू कर दी थी और यहाँ से हमारी अब घटनाएं आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। सबसे पहले हमने बात किया था ये जाएगा पुर्तगाली द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। सबसे पहली बात कि कोई भी आदमी, चाहे मैं हूं या आप हो, उसके पास 2 उद्देश्य होते हैं कहीं पे जाने का। ठीक है ना, अगर आप प्रशासक हैं तो और बड़ा उद्देश्य होगा, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो आपके पास 2 उद्देश्य होंगे। सबसे पहले बात कि अगर आप अपने गांव से बाहर आते हैं तो आपका उद्देश्य है कि भाई हम आर्थिक रूप में अपने आप को मजबूत कर सकें, हम आर्थिक चीज़ों में संपन्न हो सके, ये आप उद्देश्य लेके आते हैं ना। अगर आपके आर्थिक जरूरतें आपकी पूरी हो गई तो आपका दूसरा उद्देश्य ये होता है कि मैं जिस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, जिस मान्यताओं को मैं मान रहा हूँ, हो सके कि हमारे आसपास करीबी या फिर जहाँ मैं गया हूँ वो भी उसी चीज़ को मानना शुरू कर दें, इससे हमको आसानी होगी। नहीं समझ पाए बात को? कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अगर उसी धर्म को आप जहाँ पे कमाने गए या जहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ करने गए उसको भी साथ लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो अगर वहाँ पे आपका प्रयास यही रहेगा कि भाई जिस धर्म को मैं मान रहा हूँ उस धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पे भी हो जाएं, नहीं है तो वो भी वहाँ पे धर्म को फॉलो करने वाले लोग हो जाएं, ये आपका उद्देश्य होता है हमेशा। अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो आप प्रयास करेंगे अगल बगल लोग क्या हो, हिंदू हों, ऐसा सोचते कि नहीं। इस्लाम धर्म के फॉलो करने वाले आप सोचते हैं कि आपके अगल बगल घर के लोग कैसे हों, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग ना। तो यही इनका भी था कि भाई इन्होंने सबसे पहले क्या, इनका आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण के बारे में तो हमने खूब डिस्कशन किया हुआ है भाई, खूब जाना कि क्यों जरूरत थी इनको कि हमारे यहाँ आए, खाने की व्यवस्था नहीं थी, अनाज से लेकर के हर एक चीज, जब रोड ब्लॉक हो गए, ये सब डिस्कस हमने किया हुआ है। धार्मिक कारण ये था कि उस समय ईसाई धर्म थोड़ा सा पतन के रास्ते पे था
और पुनर्जागरण हो चुका था, तो इन्होंने एक प्रयास ये सोचा कि ऐसा काम ना किया जाए कि ईसाई धर्म को अन्य जगहों पे जहाँ जहाँ हम लोग जाएं तो उसको भी फैलाएं। और इसमें पुर्तगाल बहुत आगे थे, पुर्तगाली बहुत आगे थे ईसाई धर्म को फैलाने में। पता है कैसे? जब ये आते हैं, पुर्तगाली जब आते हैं, तो इन्होंने अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, फैलाने के लिए एक चीज़ बोली। इन्होंने अपने लोगों से, जो लोग इनके कर्मचारी थे, उनसे इन्होंने एक बात बोली कि अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं, भारत के अंदर हैं, जहाँ पे भी हैं, तो आप एक काम करो, आप जिस देश में हैं उस देश की महिलाओं के साथ करिए आप शादी, और शादी करके गृहस्थ जीवन बिताइए और फिर उनको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? ईसाई धर्म में। तो इन्होंने शादी का सहारा लिया ईसाई धर्म को फैलाने में, क्योंकि आप जब शादी किसी से कर लेते तो सामने वाली लड़की का धर्म क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। प्राचीन बोल रहा हूँ, ये कुछ साल पहले की मान्यता। वर्तमान में स्त्री के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने धर्म को छोड़े या ना छोड़े। समझ रहे हो ना? ये तो बात की बात है ना। ये 1950 के बाद आपके संविधान में ये बातें आई। इससे पहले तो ये था कि भाई यही होता था कि आप जिस धर्म में चलेंगे आपका वो धर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ था, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि हिंदू महिलाओं या फिर मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या करना? शादी करना, उनको ईसाई में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि अब उनका जो आगे आने वाला वंश होगा वो भी ईसाई ही बोला जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इन्होंने ईसाई धर्म को प्रचार के लिए पहला सबसे बड़ा काम क्या किया कि इस चीज़ को, शादी को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दी, और साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों को भी लेके साथ में आए। ईसाई मिशनरी का मतलब ये होता है, जैसे आपके यहाँ गुरु होते हैं, जैसे आपके यहाँ धर्म को मानने वाले क्या पंडित होते हैं जो धर्म को फैला रहे होते हैं, वैसे ही हाँ, वैसे ही वो पोप तो है ही है। ईसाई मिशनरी की मैं बात कर रहा हूँ। ईसाई मिशनरी का मतलब होता है कि ईसाई धर्म को फैलाने वाले लोग जो उससे जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो ना? मिशन पे हैं कोई। मिशनरी का मतलब कोई मिशन पे हैं। किस मिशन पे हैं? ईसाई धर्म को फैलाने के लिए। समझ रहे हो ना? ऐसे तो वो तो पोप ही तो बोलेगा ना कि जाओ यहाँ पे धर्म को फैलाओ, क्योंकि पोप सबसे, जैसे एक पंडित, एक मंदिर है, मंदिर का क्रम अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक सबसे बड़ा पंडित होता है, फिर उसके नीचे छोटे छोटे पंडित। अगर बड़ी मंदिर है तो, जैसे मान लो राम मंदिर बन रही है, तो उसका एक कोई अध्यक्ष होगा, सबसे बड़ा अध्यक्ष होगा, कोई एक होगा ना। जैसे गोरखपुर का मठ है तो वहाँ उसके सबसे बड़े गोरखनाथ मंदिर जो है उसका सबसे बड़ा वो होता है, अध्यक्ष चुने जाते हैं अपना जैसे भी हो, तब उनके नीचे सारे लोग होते हैं। तो वही तो बोलेगा ना कि एक काम करो यहाँ पे जाओ ना, यहाँ पे जाओ ऐसे। हाँ, इसी तरह होता है। पोप क्या है? एक सबसे बड़ी, अब पोप वो डिसाइड करेगा कि ईसाई मिशनरी यहाँ जाएं वहाँ जाएं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं ना, जैसे फादर्स वगैरह जो होते हैं वो। ठीक है, तो ये इनका सबसे बड़ा कारण क्या था? आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण तो आपको पता ही है। धार्मिक कारण आपको समझ में आया कि नहीं? धार्मिक कारण, ठीक, धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का प्रचार करना था मेन। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह, केरल का जो मालाबार तट है, हमने डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पे पहले बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया। ये मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे पहले से अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे, जो कि जब ये आता है तो इन्होंने बोला कि नहीं भैया हम आपको व्यापार नहीं करने देंगे। हमने रूट ब्लॉक करवाया तुर्कों ने, जब भाई ये भी अरबी क्या था? मुसलमान, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे। ठीक है, अब ये चीज की इनको ये लगा कि यार बताओ ये रास्ता बंद हो गया, उसके बाद भी इनसे रहा नहीं गया, ये घूम फिरा करके आखिर आ ही गए भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो भाई कोई भी हो, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लो ऐसे एग्जांपल लो, अब आप क्लास में हैं सबसे टॉपर, अब ऐसा कोई एक बच्चा आ जाए जो आपसे भी क्या है ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है, तो बात मानो अंदर से आपको ज्वेलस फील होगा। आप चाहेंगे कि ये यार ये तो हमारे बगल में ही ना बैठे, बैठो पीछे जाकर बैठे, कोई इससे बोले ना, ऐसा हो जाए, ऐसा आपके मन में आती है बातें। ठीक है, ये मानव टेंडेंसी है। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि नहीं हम तो सर ऐसा नहीं सोचते हैं। ऐसा होता ही है, ऐसा होगा, हमेशा होगा। मैंने पहले भी बोला है कि आपका जो रूममेट है वो तब तक आपका बेहतरीन वो रहेगा, रूममेट रहेगा, जब तक कि आप उससे आगे नहीं निकलते हैं। साथ में हैं दोनों लोग, साथ में सोने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 5 मिनट पहले सो गया और 2 घंटे बाद उठा देखा आप पढ़ रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि नहीं यार ये तो नहीं होना था, ये कैसे हो गया, मैं सोया 2 घंटे, ये एक दिन की कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन यही लगातार शेड्यूल में आ गया 1 हफ्ता, अरे अब धीरे धीरे वो नाटक शुरू कर देगा, धीरे धीरे ना लाइट बंद कर देगा या फिर कुछ भी करना शुरू कर देगा। ऐसी घटनाएं धीरे धीरे शुरू होने लगेगी। तो अंदर से क्या आ रहा है? घृणा आ रही है। आपका अच्छा दोस्त था जो कि वो आपका रूममेट है,
लेकिन उससे आपका आगे बढ़ते हुए देखा नहीं जा रहा। तो यही अरब वालों के साथ हुआ। अरब वालों का क्या हो कि भाई अब फिर आ गई है और व्यापार में कर लेंगे आधिपत्य, हमको मिलेगी नहीं जगह। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इनको व्यापार नहीं करने देना। लेकिन साथ किसने दिया? जमोरिन। कालीकट का शासक जो था जमोरिन, राजा जमोरिन ने क्या किया? इसका स्वागत किया और मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दे दी कि जाओ भाई आप व्यापार करो, और उन्होंने व्यापार को शुरू किया। फिर आगे 1500 में अल्वारेज केबल, यहाँ पे केब्राल लिखा हुआ है, ठीक है, ये केब्राल है। 1500 में अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में पुर्तगाली का दूसरा अभियान दल भारत में भी आया और मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। ये एक क्रम है, पहले 1498, फिर 1500, फिर 1502 में वापस पुनः कौन आएगा? वास्को डिगामा आएगा। और वास्को डिगामा जब आता है तो ये कालीकट में ये फैक्ट्री की स्थापना करता है, ठीक है। लेकिन बात क्या होती है ना कि मैंने आपसे बताया था कि जब दोबारा आता है तो इससे राजा से संबंध खराब हो जाते हैं, और जब राजा के संबंध इससे खराब हो जाते हैं तो जमोरिन क्या करता है? इस फैक्ट्री को बंद करवा देता है, बोलता नहीं ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। समझ रहे हो बात को? ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। लेकिन फिर आगे क्या होता है? 1503 वाली यहाँ पे घटना है जहाँ पे, और इसी का ये क्या लिखा हुआ है? वास्को डिगामा पूरा भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री बसाई। लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? कालीकट में बसी हुई थी, लेकिन कालीकट वाली बंद हो जाती। इसीलिए हम क्या मानते हैं? हमने अगला पॉइंट क्या लिखा था कि कोचीन में पहली फैक्ट्री बनी थी। किसकी? जो स्थापित हुई, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में। लेकिन मैंने पॉइंट बताया, ये बताया कि कालीकट में बसती है व्यापारिक कोठी, लेकिन उसको जमोरिन बंद करवा देता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि विवाद हो जाता है किससे? तभी तो वो कालीकट से दूर कोचीन में जाता है। समझो आप बात को। नहीं तो कालीकट में अभी आपका जहां पे दोस्त है, आप वहां पे कोई चीज डालेंगे कि आप 10 किलोमीटर दूर जाके कोई चीज करेंगे? दोस्त क्या रहेंगे ना। लेकिन जब दोस्त से ही विवाद हो जाए तो तब दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो इसलिए कोचीन में ये करते हैं। अब यहाँ पे पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति के अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर जनरल की क्या की गई? नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर जनरल अल्पीडा नहीं अल्मीडा है। कौन है? अल्मीडा है, ठीक है ना। अल्मीडा पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। यहां तक हमने कल क्या किया था? डिस्कशन किया था। आज हमने एक बार फिर से रिकैप ले लिया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, समझ में आ जाएं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। एक चीज याद रखना, गवर्नर हमारे इसमें सिर्फ 3 इंपोर्टेंट है, लेकिन मैंने इस पीपीटी में 4 गवर्नर को मेंशन कर दिया है। सबसे पहले यही अल्मीडा ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट होगा। दूसरा इंपोर्टेंट है अल्फांसो दा अल्बुकर्क, ठीक है। तीसरा इंपोर्टेंट है नीनो दी कुन्हा, ये इंपोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले बीच में आता है वास्को डिगामा। एक चीज नोटिस करो, वास्को डिगामा ने तो जैसे चरस बो दिया हो भारत के अंदर कि आता है हर बार चरस काटता हो, लेकिन चरस एक ड्रग्स है। चरस का अर्थ दूसरा मत निकालो, ठीक है ना। चरस क्या है? एक ड्रग्स है। तो चरस को बो दिया है कि मतलब कि यार तुम चरस बो रखे हो, मतलब ये कि चरस बो दिया, आएगा काटेगा तो ले जाके बेचेगा। तो वास्को डिगामा ने क्या किया है? जैसे लगता है भारत में चरस बो दिया कि अब आएंगे लेंगे फिर लेके जाके बेचेंगे इसको। पहले आता है 1498 में, 1502 में फिर आ रहा है, और फिर 2224 में आएगा, ठीक है। और जब इस बार आएगा तो वापस ही नहीं जा पाएगा, बोलेगा बहुत बार आ चुके, ठीक है। तो इसकी डेथ हो जाती है और गोवा में इसकी क्या बनती है? कब्र बनती है। गोवा में इसकी कब्र है, अगर देखना होगा घूमने तो जाना आराम से देखना। तो गोवा में इनकी कब्र है। वहीं पे सेंट जेवियर भी हैं जो आए होते हैं, वहाँ पर उनकी भी कब्र है, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे हम लोग बीच में, इसीलिए मैंने वास्को डिगामा को एक बार मेंशन कर दिया ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा लग जाए कि हाँ वास्को डिगामा भी आया था गवर्नर या वायसराय बन के, ठीक है ना। वायसराय और गवर्नर में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे अंतर आपको पता है कब करना पड़ेगा? वायसराय और गवर्नर में अंतर जब आप ब्रिटिश कंपनी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ब्रिटिशों ने नीति अपनाई थी, पहले गवर्नर की नीति फिर वायसराय की नीति, समझ रहे हो ना। तो अभी आप यहाँ पे गवर्नर भी बोलो वायसराय भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रिटिश में आपको गवर्नर बोलना पड़ेगा, वायसराय बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना भारत को, इस चीज को, बात को, इस चीज को याद रखना। आगे चलते हैं। ये रहा सबसे पहले अल्मीडा के बारे में। इसका नाम पूरा क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका पूरा नाम है। इसकी कुछ अपनी विशेषता है। सबसे पहले ये जो गवर्नर बनता है या वायसराय बनता है तो 1509 में बनता है और 1505 में बनता है और 1509 में इसकी वापसी हो जाती है। इसकी पहली विशेषता ये है, अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया।
कोचीन फैक्ट्री आपकी बन गई थी पहले ही, आपको पता होगा 1502 में ही। दुर्गीकरण का मतलब ये होता है कि उसको चारों तरफ से घेर लेना ना। अभी आपको खुला घर पड़ा हुआ है, अगर आप दीवार उठवा दें चारों तरफ से तो आप सेफ्टी हो जाती है, तो इसलिए जैसे दुर्गीकरण करवाया। और दुर्गीकरण में सिर्फ एक चीज नहीं होता, आप दुर्गीकरण में आप सेना भी रखेंगे छोटी मोटी, ताकि सेफ्टी रहे। तो सेफ्टी के लिए इसने क्या किया, अपनी को जो फैक्ट्री थी कोचीन में उसका दुर्गीकरण करा लिया और कोचीन को ही अपना क्या बना लिया, मुख्यालय। और एक तरह से कोचीन इनकी क्या हो गई, राजधानी हो गई। यहां पे लिख सकते हो, कोचीन इनकी क्या हो गई, राजधानी हो गई। मैं आरजी लिख दे रहा, समझ जाना। इनकी कोचीन एक तरह से राजधानी हो गई, ठीक है। अब आगे यहां पे देखो 1508 ईस्वी में 8 या 9 में इसने गुजरात, मिस्र है ये, और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। अब एक चीज समझो, यहां पे ऐसे आप अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते हैं। स्थापित करने के लिए आपको अपनी प्रतिभा को दिखाना होता है। अब भाई क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं, कैसे आपको कोई मान ले कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। जब तक मैं प्रश्न करूं और 10 प्रश्न करूं तो कम से कम 5-6 प्रश्नों का आंसर अगर आप दे दें तो मानता हूं कि हाँ आप प्रतिभावान हैं, आप आगे प्रतिभावान बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। मैंने 10 प्रश्न पूछ लिया, आपने मौन धारण कर लिया कि नहीं अब मैं बुद्धा की शरण में जा रहा हूं, कुछ बोलूंगा नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो अब अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि नहीं हम दिखाएंगे, नहीं दिखाओगे आपको कोई नहीं जानेगा, हो ही नहीं सकता, दिखाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। हाँ स्टडी अपनी आप करो, लेकिन अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो आप बोल दो नहीं हम तो दिखाएंगे, जब रिजल्ट आएगा तब दिखाएंगे। अब पूछ रहे हैं तुमसे कि बता दो कब आया था वास्को डी गामा, आप करो नहीं जब रिजल्ट आएगा तब दिखाएंगे ना। आप बता, ये क्या। तो यही बात, अगर आपको अपनी प्रतिभा दिखानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आप प्रतिभावान हैं। यही चीज को किया किसने किया, अल्मीडा ने। पुर्तगालियों में अल्मीडा ने गुजरात, मिस्र और तुर्की का मुस्लिम एक क्या था, बेड़ा था। मुस्लिम इनका विरोध कर रहे थे ना, अरब व्यापारी जितने भी थे सब वो कर रहे थे विरोध। तो इसने क्या किया कि सारे संयुक्त आ गए। जब संयुक्त आ गए तो इसने बोला ठीक है आ जाओ, सबसे 2-2 हाथ हो जाती है। और हुई लड़ाई, और लड़ाई में इसने क्या किया, सबको पराजित कर दिया। अब बताओ जब इसने सबको पराजित कर दिया तो अब कौन बचा पुर्तगाल के अलावा, कोई नहीं बचा। तो अब इनका क्या हो जाएगा, पूरे समुद्र पे, अरब सागर से लेकर के हिंद महासागर में सिर्फ एक शक्ति होगी, उस शक्ति का नाम क्या होगा, पुर्तगीज, पुर्तगाली, पुर्तगाल, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है ना, वही एक शक्ति होगी, ठीक है ना। और जब अकेले ये बचते हैं तभी ये नीति लाता है, यहां पे शायद मेंशन नहीं है क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लाता है ये, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। इसका मतलब सीधा सीधा यहां पे ये है कि अब तो हम अकेले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि शांति रखनी है, इसका मतलब ये है कि जहां जहां हो सके अपना विस्तार कर लो, अपने आप को इन्होंने बोला। और जो हमसे लड़ने आएगा तो इसी तरह उठा के पटकेंगे, जैसे इन लोग को हमने पटका, ठीक है। ये चीज इसने नीति अपनाई और इसने ब्लॉक कर दिया बहुत से रास्तों को। तो एक तरह से बोला जाए तो इसने एक शुरुआत की, कैसी, साम्राज्य विस्तार की, पुर्तगालियों के साम्राज्य विस्तार की शुरुआत अल्मीडा ने की, ठीक है। तो इसकी 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर याद रखते हो तो ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। ये भी आप याद रख सकते हैं, कोचीन का इसने दुर्गीकरण करवाया होता। मैं तो कहूंगा सारा याद रखिए ना, दिक्कत किस बात, दीव जगह का नाम है, जैसे दमन एवं दीव है ना, तो दमन एवं दीव क्या है वर्तमान में, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी है ना। आपके यहां टोटल कितनी यूटीज हैं, ये देखो यही है, कितनी यूटीज हैं भाई, पहले 9 थी, पहले 7 थी, बाद में 9 हुई, वर्तमान में 8 है, वर्तमान में 8 है। कैसे, पहले 7 थी तो तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, फिर 2019 में क्या हुआ, अगस्त में जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बनाया गया लद्दाख, एक क्षेत्र को बनाया गया
जम्मू एंड कश्मीर। तो इन दोनों क्षेत्रों को जब बांटा गया तो दोनों को बना दिया राज्य से हटा के क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। तो जब साथ में आप 2 केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो 9 हुआ। लेकिन जब आप गुजरात वाले साइड पे आओगे, महाराष्ट्र वाले साइड पे आओगे, तो यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज थी। एक का नाम था दादर नगर हवेली और एक का नाम था दमन और दीव। ये 2 यूटीज थी। अब इन्होंने सोचा कि यार ये दादर नगर हवेली और दमन दीव छोटी छोटी टेरिटरीज है और चारों तरफ फैली हुई, एक काम किया जाए ना कि इनको आपस में मर्ज कर दिया जाए, 2 को एक बना दिया जाए। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को साथ में मिला दिया गया। तो 9 से जब 2 आपस में मर्ज हो जाएंगी तो 1 हो जाएगा। तो 9 था और जब 2 आपस में मर्ज हो गई तो 1 बन गया, 1 बचा। तो 9 से 1 घटा दोगे कितना बचेगा, 8। तो इसीलिए दादर नगर हवेली और दमन दीव वर्तमान में एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और वर्तमान में आपके यहाँ कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल भी भूलना नहीं। तो दीव क्या है, दीव जगह है जो वर्तमान में आपकी केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलें। अब आप आगे आओगे अल्बुकर्क के बारे में। देखो अल्फांसो दा अल्बुकर्क, अल्फांसो दा अल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 तक बैठता है। एक चीज याद रखना, ये जो लिखा हुआ है ना लाइन, इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बात एकदम रियल है। वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है जिसने ऐसा काम किया हो जिससे ये चीजें शो हो रही हो कि हाँ भाई ये व्यवस्था है। इससे पता चलता है कि अब यहां से पुर्तगाली क्या हो जाएंगे, एकदम स्थापित हो जाएंगे। जैसे कि आप जब ब्रिटिश पढ़ोगे तो 1757 में प्लासी का युद्ध, लेकिन 1764 का जब बक्सर का युद्ध होता तो आप बोलते हैं ना कि वास्तविक रूप में अब ब्रिटिश क्या हो गए, स्थापित हो गए भारतीय साम्राज्य में। वो उनकी एक जीत थी। तो इसी तरह वास्तविक संस्थापक का मतलब यह हुआ कि जिसने एक बहुत विशेष काम किया हो। तो इसमें इसका सबसे विशेष काम क्या होता है, जो आपका नीचे पॉइंट लिखा होगा कि जो गोवा था, गोवा एक बीजापुर का शासक था जिसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह से इसकी लड़ाई होती है और 1510 में जब लड़ाई होती है तो 1510 में आदिल शाह को, बीजापुर के शासक को हरा करके या गोवा को अपने कब्जे में ले लेता है। समझ रहे हो, गोवा को अपने कब्जे में ले लेता है। और ये पहली इनकी क्या थी, विजय थी, और पहली ऐसी विजय जहां पे इन्होंने क्षेत्र पे कब्जा किया। समझ रहे हो ना, क्षेत्र को अपने क्षेत्र में ले लिया, जिसको उन्होंने जीता हो, ऐसा चीज। समझ रहे हो, वो दीव वाली कहानी दूसरी है, वहां पे व्यापार के लिए चीजें हुई थी, यहां पे उन्होंने क्षेत्र को जीत लिया। क्योंकि किसी शासक को आपने हराया तो उस टाइम पे कोई भारत वाली कहानी तो थी नहीं, ऐसा भारत आप जिसको हरा दो आपका वो क्षेत्र हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने जब इसको हराया तो किनका क्षेत्र हो गया, इनका। तो इसलिए बोला जाता है कि ये एक वास्तविक संस्थापक था। लेकिन ऐसा ही नहीं, इसने एक चीज याद रखो, फारस की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ फारस है, और जब आप नीचे आओगे तो वहीं पे लाल सागर है ना, लाल सागर है, वहीं पे बाब अल मंदेब संधि है, उसको आपको याद रखना ही है। तो लाल सागर और फारस की खाड़ी 2 रूट थे एक तरह से, जो भूमध्य सागर को आपस में जोड़ते थे। उनको भी इसने क्या किया, जीत लिया। उन रूट को भी जीत करके अपने में शामिल कर लिया, वहां पे अपना कब्जा जमा लिया। तो भाई ये तो विजय पे विजय कर रहा है, विजय पे विजय करता हुआ चला जा रहा है आगे। आप देखो ये 1514 और 1515 की बात है, जब इसने फारस की खाड़ी को जीता और साथ ही साथ किसको जीता, रेड सी को, लाल सागर को जीता, ठीक है, वहां पे, और पुर्तगाली वर्चस्व को स्थापित किया। इसलिए बोला गया कि भैया अब क्या है, पुर्तगाली एक तरह से स्थापित हो चुके हैं। और इसने जब आया तो इसने सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी जो इसने चलाई थी ना, इसको खत्म कर दिया। बोला नहीं ऐसा नहीं, आप व्यापार करो, हम किसी को मना नहीं करते हैं, लेकिन आपको लेना पड़ेगा हमसे कार्टेज। क्या लेना पड़ेगा, कार्टेज। कार्टेज व्यवस्था किसने शुरुआत कर दी। कार्टेज एक तरह से था परमिशन लेना, परमिट लेना। समझ रहे हो ना, परमिट का मतलब यह है कि अगर आपको इस रास्ते से जाना है तो हमको 10 रुपए इधर दे करके तब आप जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो आगे कोई ना कोई मिलेगा और तुमको मारेगा, तो बाद में मत कहना कि कोई तुमको मारा। अगर यहाँ पे 10 रुपए जमा कर दियो तो आगे कोई नहीं मारेगा तुमको। हाँ, यहाँ पर्ची तुमको मिल जाएगी कि इसको मत मारना, ये अपना आदमी है, और वो अपने आदमी ही बैठाए रहते हैं वहाँ पे मारने के लिए। ठीक है, तो कार्टेज इस तरह की व्यवस्था थी, परमिट लेना, कि अगर आपको समुद्र में व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से आपको मिलना पड़ेगा। आप हमसे पैसा जमा करिए या कुछ हिस्सा दीजिए अपने व्यापार में, और हमसे एक कार्टेज लीजिए कि आगे आपका जहाज आराम से जाएगा, और नहीं तो हम आपका जहाज समुद्र में मार के डुबा देंगे। अब बाद में मत कहना कि नुकसान हो गया, घाटा हो गया हमारा, और या तो फिर हमसे लड़ो। अब तुम्हारे पास ताकत हो तो हमसे लड़ो भाई,
और उनकी नौसेना बहुत मजबूत थी। समझ रहे, उनकी नौसेना क्या थी, पुर्तगालियों की बहुत मजबूत थी। इस चीज को आप याद रखना। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, 1510 में बीजापुर से गोवा को छीन लेता है। बीजापुर का कौन सा शासक था, आदिल शाह। शासक कौन था, आदिल शाह था शासक, और किलेबंदी कराई। एक शक्ति के केंद्र रूप में इसका क्या किया, विकास हुआ। आप आगे देखोगे नीना डू कुन्हा के टाइम पे यही गोवा क्या हो जाएगा, भारत की राजधानी, सॉरी पुर्तगालियों क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। कोचीन से राजधानी को ट्रांसफर कर देगा वो। अभी तक कोचीन राजधानी है ना, अब इनका मेन मुख्यालय या एक तरह से राजधानी किसको बना लेंगे, गोवा को। अभी नहीं बनाएंगे, 1529-30 की बात है वो, जब नीनो डू कुन्हा आएगा तब की बात है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ये गोवा इनका मेन गढ़ रहता है। सबसे लास्ट में ये गोवा से ही जाते हैं, 1961 में शायद आजादी के बाद। सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, पुर्तगाली। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें समझ में आ रही है, हाँ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये देखो पीपीटी का मेरे हिसाब से यही एक फायदा है। देखो पीपीटी में बातें तो मैं आपको बता रहा हूं सारी, लेकिन अब जो पॉइंट अगर शायद कुछ मिस हो जाए, छूट जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो या याद आ जाता है भाई कि यार ये वाला पॉइंट इनसे मिस ना हो जाए, बच्चों को बताना जरूरी है। समझ रहे हो ना बात को, तो इसलिए पीपीटी में मेरे हिसाब से सही है। ठीक है ना, और लिखना भी नहीं पड़ता तो टाइम भी वेस्ट नहीं होता, ज्यादा चीजें हम वो कर लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि बातों को लिखना पड़ता है, फिर लिखते हैं तो फिर टाइम भी थोड़ा चला जाता है। ठीक है, और वो पुरानी मानसिकता निकाल दो कि टीचर बुक लेके आएगा पढ़ाएगा तो आपको बड़ी समस्या होगी, अरे यार ये तो बुक्स पढ़ा रहे टीचर। टीचर का मतलब ये है कि आपको जो बातें बोली जाए वो बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर वो बातें आप समझ गए हैं, समझ रहे हो ना, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। मेरे अनुसार तो यही चीजें होनी चाहिए, और ये बड़े बड़े टीचरों का काम है। हर एक टीचर पूरा प्रिपेयर करता है अपने आप को, और वो अपनी नोट्स लेके आता है, अपनी चीजें, ताकि मैं बच्चे को कोई पॉइंट मिस ना होने पाए, मैं सारा पॉइंट उसको बताऊं। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए हमेशा। आगे चलते जब आप आगे बढ़ोगे तो वास्को डी गामा के बारे में हमने बताया। यहां पे इन्होंने पॉइंट इन्होंने क्या किया है, गलत लिख दिया है। ठीक है, लेकिन कोई 1524 में तो वो मर ही जाता है। नहीं मैंने बोला कि वो 3 बार आता है। 1524 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलती कर दी, 1522 में आता है, 24 में चला जाता है। बात क्या है कि पीपीटी भी कोई इंसान बनाता है और इनको लगा होगा तो इन्होंने बना दी। वही जो पॉइंट वाली कहानी आती है होती रहती कभी। ठीक है, गवर्नर गया, इसकी मृत्यु 1529 में गोवा में हो जाती, मुझे नहीं थी, 24 में हो जाती है। टाइम क्या हुआ ये तो बता देती हूँ, इसको देख लेते हैं। वास्को डी गामा के बारे में यही है कि गोवा में इसकी क्या है, कब्र है, और सेंट जेवियर ईसाई संत के बीच की क्या है, कब्र है। ये तीसरी बार भारत में आता है। कितनी बार, तीसरी बार जब भारत में आता है तो इसको गवर्नर बना के भेजा जाता है कि ठीक है आपने शुरुआत की सारी चीजों की, चलो ठीक है। और 1524 में इनकी डेथ हो जाती है, और 1524 जब इनकी डेथ होती है तो खत्म बात यहाँ। हाँ ठीक है, याद रहेगी चीजें। कोई प्रश्न है आप लोगों का? 1515 से 1524 तक 22 तक क्यों इतना, ये तो इसीलिए नहीं लिखता हूँ, कोई जरूरी नहीं है भाई, बोल रहा हूँ ना। ये याद रखो 1524 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1524 में मृत्यु हो गई थी। डेट नहीं पूछेगा आपसे, क्रम पूछता है। मैं बताऊंगा कि डेट कौन सी याद रखनी है। टीचर पे विश्वास है कि नहीं है? नहीं तो इसी लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़ना बहुत लेंदी है, इतिहास हमको याद नहीं होता, क्योंकि आप लोग यही याद करते रहते हैं 1522 था कि 1521 था, 1524 था कि 1529 था। भाई नहीं पूछता है, उठा के देख लो, पूछा हो तो कभी। जिसका पूछता है मैंने 10 बार बोला है, वास्को डी गामा का याद रखो 1498, उसका पूछता है हमेशा, उसको याद रखो ना। 1510 अभी मैंने बोला ना कि 1510 याद रखो। क्यों याद रखना होगा 1510 बताओ? अभी भूल गए होगे तुम लोग, अभी भूल गए हो, बताओ भूल गए ना? बताओ। अल्बुकर्क आता है, आपको याद ये रखना है क्योंकि 1510 में उसने गोवा को जीता। ये डेट नहीं याद रखोगे ये चीज याद रखो, राजधानी नहीं बनाया, गोवा को जीता। राजधानी नीनो डी कुन्हा बनाएगा जब इसके बाद आएगा, ये है। लेकिन आज उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है,
इतना ही रखिए। इसमें सिर्फ इतना याद रखो कि वास्को डी गामा भी गवर्नर बन के आया, 1524 में डेथ हो जाती है, इसलिए लिखा दिया कि शायद अगर पूछ ले कि पुर्तगाली कौन सा गवर्नर था जिसकी कब्र भारत में स्थापित है, तो आप क्या बताएंगे? वास्को डी गामा की। और कहां पे है? गोवा में है। बस इसलिए याद बता दिया बस। और ये तो मायने ही नहीं रखता। अब गलत हो जाऊंगा मैं भी तुम भी तो कोई मायने नहीं, पेपर में आएगा नहीं आएगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो आगे फिर मिलते हैं, इसके आगे का जो टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। मेरे हिसाब से पीपीटी के थ्रू हम लोग स्पीड में थोड़ा चल रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया सारी चीज़ें। अब आगे जो देखेंगे तो और सही से रहेगा। और ये जिस दिन पूरा पीपीटी खत्म होगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी भिजवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को भी प्रॉब्लम नहीं है। आज इतना ही रखते, फिर आपसे कल मुलाकात होगी।